आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरोप में आधुनिक काल का आगमन। इसके कुछ बिंदुओं पर हमने जो है कल चर्चा की थी कि इस आधुनिक युग की विशेषता क्या थी। इस सामंतवाद की समाप्ति, बौद्धिक विकास, भौगोलिक अनुसंधान, जो व्यावसायिक प्रणाली थी, आर्थिक प्रणाली थी, उसमें परिवर्तन आ रहे थे। उपनिवेशवाद का प्रारंभ, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, इस तरह के तत्वों पर हमने कल चर्चा की। इसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे कि इस आधुनिक युग की पहचान क्या थी, विशेषता क्या थी और किन किन घटनाओं से, किन किन कारणों से ये जो है संभव हो रहा था। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं कि नगरों का उत्थान, नगरों में खासकर मध्यम वर्ग का उदय। नगर जो है वो आधुनिक युग की विशेषता मानी जाती है। ठीक, तो नगरों के उत्थान से मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ये मध्यम वर्ग जो है ये नवीन ज्ञान से भरा हुआ था। व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, बैंकर्स हैं, वो सब लोग इनमें शामिल थे जिन्होंने उद्योगों से और व्यापार से समृद्धि प्राप्त की थी। ठीक, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन को इस मध्यम वर्ग ने बड़े गहरे तरीके से प्रभावित किया। देखिए बच्चों, ये जो मध्यम वर्ग है ये एजुकेटेड है और कैपेबल भी है काम करने के लिए, लेकिन इसका जो सोशल स्टेटस है वो अभी सामंतों के और कुलीनों के, अरिस्टोक्रेट जो क्लास है उसके बराबर नहीं था। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इसी मध्यम वर्ग ने जो है राजा को सपोर्ट करना शुरू किया और राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आते हैं। राजा को इन्होंने पावर दी, शक्ति दी अपने धन से और अपने कार्यों से। तो ये जो मध्यम वर्ग है इनकी वजह से जो है ये नगरों का उत्थान होता है, खासकर जो बैंकर्स है। और नगरों का जो ये मध्यम वर्ग है ये शांति चाहता है। शांति इसलिए चाहता है कि उसका उद्योग है, उसका जो व्यापार है उसमें कोई रुकावट ना आए। सामंतवाद का नाश करने में सबसे ज़्यादा इसी ने जो है राष्ट्र इसी क्लास ने राजतंत्र का साथ दिया। इस मध्यम वर्ग में राजनीतिक रूप से चेतना थी और इस चेतना का जो प्रभाव है वो राजनीति और उनके प्रशासन पर भी बढ़ा। और सामाजिक परिवर्तन भी इस मध्यम वर्ग ने किया, क्योंकि इन्होंने जो है डिमांड की अपने लिए कि हमें सोशल स्ट्रक्चर में आप जो हमें नीचे रखते हो, एरिस्टोक्रेट क्लास में नहीं रखते हो, सामंतों की क्लास में रखते हो, इसके विरोध जो है इन्होंने आवाज़ खड़ी की, जिसका हम यूरोप में किसी कोई भी क्रांति है तो वहाँ हम हमेशा पाएंगे कि जो मध्यम वर्ग है वो हमेशा जो है क्रांति के लिए प्रेरित करता रहा है। ठीक, तो ये मध्यम वर्ग जो है ये भी जो है एक रीज़न था कि यूरोप जो है आधुनिक काल में प्रवेश कर रहा था। ठीक, तो और ये जैसे मैंने बताया कि सामाजिक परिवर्तन भी इस मध्यम वर्ग ने किया। ये जो मध्यम वर्ग, ये जो मध्य युग का यूरोपीय समाज था वो कृषि प्रधान था, लेकिन इस मध्यम वर्ग नगरों के उत्थान की वजह से जो है अब क्या हो गया, वो उद्योग प्रधान हो गया। और उद्योग जिन जगहों पर होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, नगरों के आसपास जो है उद्योग ज़्यादा केंद्रित होते हैं। ठीक, तो नगरों का उत्थान जो है एक विशेषता भी थी और एक रीज़न भी था कि जो यूरोप मध्यकाल से निकला और आधुनिक काल में प्रवेश कर गया। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का विकास। तो राज्यों में जो है राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण जो है अपनी भाषा, मतलब राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का विकास हुआ। तो हर एक देश को भी ये लगा कि हम जो है हमारा एक देश है, हम सांस्कृतिक रूप से एक हैं, भाषाई रूप से एक है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो फ्रांस है वो फ्रेंच लोगों का था, जो इंग्लैंड था वो इंग्लिश लोगों का था। तो इस तरह से भाषाई आधार पर जो है लोग अपने को एक महसूस कर रहे थे और राष्ट्रीयता की भावना जो है लोगों में उस समय जन्म ले रही थी। तो जो ये राष्ट्रीयता की भावना है ये आधुनिक युग की जो है प्रमुख विशेषता है। ठीक, तो जब इस भावना का जन्म हो गया तो स्वाभाविक है यूरोप जो है मध्यकाल से निकला और आधुनिक काल में प्रवेश कर गया। तो इस समय हुआ क्या क्या कि जर्मन भाषा में जो है मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद कर दिया। ठीक, अंग्रेजी भाषा में जो है जो शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जैसे बड़े बड़े साहित्यकार हुए जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को इनरिच्ड किया, समृद्ध किया। और फ्रेंच भाषा में कई तरह के साहित्यकार हुए जिन्होंने फ्रेंच साहित्य को
समृद्ध किया, फ्रेंच साहित्य का निर्माण किया। तो इससे हुआ क्या कि जो चर्च का प्रभाव था, पोप का प्रभुत्व था, वो घटा। लैटिन भाषा जो कि चर्च की आधिकारिक भाषा मानी जाती थी और उसी भाषा में पूरा साहित्य लिखा जाता था, और ये लैटिन आती किन लोगों को, तो जो चर्च से जुड़े हुए लोग थे। तो आम आदमी जो है इस भाषा को पढ़ ही नहीं पाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ, तो सभी लोगों को जो है जानने और समझने का मौका मिला, धर्म को, व्यवस्था को, शासन को। ठीक। तो ये राष्ट्रीय साहित्य का जो निर्माण है, ये आधुनिक युग की विशेषता मानी जाती है। इधर जो है सांस्कृतिक जो पुनरुत्थान है, जो परिवर्तन है, जिसे पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है, उसे स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ। ठीक। अतः राष्ट्रीय भाषाओं में धर्मशास्त्रों का अनुवाद हुआ, लोगों में धार्मिक जागृति उत्पन्न हुई, जिस कारण उन्होंने धर्म सुधार का भी समर्थन किया। चर्च में जो है उन्होंने सुधारों की मांग की लोगों ने। राष्ट्रीय भावना भी मातृभाषा के विकास और उसके साहित्य के निर्माण से दृढ़ हुई। जैसे मैंने बताया कि जो राष्ट्रीय भावना है उसको इसने किस तरह से जो है मजबूत किया, भाषा के विकास ने, राष्ट्रीय भाषा के विकास ने। ठीक। तो उसके साहित्य के निर्माण से दृढ़, जिसके फलस्वरूप यूरोप में जो है कई राज्यों में राष्ट्रीय चर्च की भी स्थापना होती है। ठीक। तो राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का जो विकास है वो भी एक रीज़न था यूरोप में आधुनिक काल के आगमन का। ठीक है। आगे के दिनों में बेटा हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बार बार जो है हम लोग अध्ययन करते रहेंगे कि किस तरह से जो है इन घटनाओं ने जो है यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। ठीक। प्रिंटिंग प्रेस का तो बहुत बड़ा जो है योगदान रहा लोगों के चिंतन को प्रभावित करने में। देखिए, मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग के आरंभ में प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाने के आविष्कार ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे हुआ क्या कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान, उस पर जो एकाधिकार था कुछ लोगों का, वो अब नहीं रहा, क्योंकि जनता खुद जो है अब ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। कैसे? किताबों को पढ़कर। जर्मनी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करते हैं। इसी तरह के आविष्कार जो है इंग्लैंड में भी हुआ। तो सरलता से क्या है, लोगों को पुस्तकें प्राप्त होने लगी, धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा और लाखों पुस्तकें छपी गई और लोगों ने जो बहुत इंटरेस्ट से इन पुस्तकों को पढ़ा। तो यूरोपीय देशों में शिक्षा के प्रसार से जो एक वहाँ पे एक प्रबुद्ध वर्ग बनता है, जो धर्म के नाम पर जो ठगने को तैयार नहीं है, जो धर्म के नाम पर किसी भी भ्रांति को, किसी भी अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करना चाहती, वो तर्क चाहती है, विश्लेषण करना चाहती है। तो इन्हीं सब कारणों से जो है धर्म सुधार होता है, राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई और राष्ट्रीय भावना जो है सुदृढ़ हुई। तो प्रिंटिंग प्रेस का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा आप देख सकते हो। ठीक। कि एक तो लोगों का जो है मानसिक क्षितिज बहुत विस्तृत हुआ, राजाओं की शक्ति में इसने वृद्धि की, राष्ट्रीय भावना का इससे दृढ़ हुई, चर्च कमज़ोर पड़े, क्योंकि अब चर्च किताबों में ऐसा लिखा है तो चर्च ये कहकर लोगों को अब गुमराह नहीं कर सकता था, क्योंकि लोग स्वयं अब पुस्तकें पढ़ सकते थे। तो मैंने जैसे पहले बताया कि जो है धार्मिक पुस्तकों को कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिससे कि लोग जो है उनको स्थानीय भाषाओं में या अपनी भाषा में पढ़ने लगे। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है, छापे खाने का जो आविष्कार है, वो भी एक जो है कैरेक्टर माना जाएगा, एक रीज़न माना जाएगा मॉडर्न एज के आगमन के लिए। अब आगे बढ़े। देखिए, विशाल पूंजी का निर्माण हुआ इस समय यूरोप में, क्योंकि जैसे भी हम देखते आ रहे हैं कि आर्थिक प्रणाली में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया था। मध्यकाल की जो आर्थिक प्रणाली थी सामंती अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह ख़त्म हो गई और एक नई आर्थिक प्रणाली सामने आती है जिसका आधार था पूंजी। तो ये पूंजी कैसे आई? तो पूंजी ऐसे आती है कि जब व्यापार चलता रहता है, आयात होता रहता है, निर्यात होता रहता है, तो उससे क्या है, पूंजी का चलन होता है, प्रॉफिट होता है। तो इससे क्या है, पूंजी क्रिएट होती है। तो एक विशाल पूंजी का जो है यूरोप में उस समय निर्माण होने लगा। और जब पूंजी आएगी ऑब्वियसली आप डेवलपमेंट करोगे, वैज्ञानिक खोजें होंगी, अनुसंधान होंगे। तो ये सब किससे हो पाया? पूंजी से हो पाया। ठीक। तो इसी विशाल पूंजी से जो है फिर यूरोप जो है अपने मध्यकालीन उसको छोड़ता है और आधुनिक काल में प्रवेश करता है। तो ये जो विशाल पूंजी आई यूरोप में, ये आई कैसे? ठीक। एक तो यह कि जो दक्षिण अमेरिकी उपनिवेश जब यूरोपियों ने बनाने शुरू किए तो वहाँ बहुत ज़्यादा चांदी मिलती है। तो वहाँ से जो चांदी है ये लोग जो है यूरोप में लाए,
धर्म युद्धों के कारण जो है यूरोप में जो है धन एकत्रित होता चला गया। ठीक, इसलिए कि धर्म युद्धों के कारण क्या हुआ कि यूरोप के व्यापार को प्रोत्साहन मिला, मध्यम वर्ग का उत्थान हुआ। जैसे कि धर्म युद्धों में हमने ये कहा कि जो राष्ट्रीय राजतंत्र थे उन्होंने भी धर्म युद्ध में बड़ी जो है अपनी को मजबूत आधार देने के लिए जो है इन्होंने धर्म युद्धों में भाग लिया। ये जो नए राष्ट्रीय राज्य थे तो और ये नए राष्ट्र राज्य थे ये व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दे रहे थे। और धर्म युद्ध की जो है ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच हुए थे। कैथोलिक जो एक परंपरागत धर्म को मानने वाले थे और प्रोटेस्टेंट क्या थे कि जो उस परंपरागत धर्म की जो कुछ कमियां हैं उन पर चोट करते हैं और उसके खिलाफ जो है एक प्रोटेस्टेंट धर्म आंदोलन की बात करते हैं। तो जो एक कैथोलिक धर्म है ये जो है व्यापार पर बैरिकेड्स लगाता है, बाधाएं खड़ी करता है व्यापार के लिए, लेकिन प्रोटेस्टेंट ऐसे नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन धर्म युद्धों के कारण जो है यूरोप में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिल रहा था। प्रोटेस्टेंट थे, प्रोटेस्टेंट के मानने वाले थे, उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान दिया। तो इसके कारण भी यूरोप में जो है पूंजी का क्रिएशन होने लगा। एक मध्यम वर्ग मिडिल क्लास जो है वो सामने आया, जिसकी हमने पीछे भी चर्चा की कि किस तरह से नगरों में जो मिडिल क्लास था जो सॉरी पढ़ा लिखा है और बैंकर है, व्यापारी है, वकील है, शिक्षक है, ये सभी तरह के कामों में जो है ये मध्यम वर्ग योगदान दे रहा है। तो इस मध्यम वर्ग ने भी जो है पूंजी को क्रिएट करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इन 3 कारणों से जो है यूरोप में पूंजी एकत्रित होती चली गई। अब ये जो बैंकर क्लास है इसने सामंतों का स्थान ले लिया, क्योंकि ये जो बैंकर हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, इन्होंने राज्य को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। राज्य को शक्ति देनी जो है इन्होंने शुरू किया, उसको आर्थिक आधार जो राज्य का इन्होंने मजबूत करना शुरू कर दिया। ठीक, तो इस पूंजी का जो है राज्यों पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ने लगा। ठीक, और राज्य तथा समाज पर इस पूंजी का गहरा प्रभाव पड़ा और पूंजीवादी युग जो है आरंभ हो गया। ये पूंजीवादी युग है जिसका हम आगे कभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप अभी इतना समझ लीजिए, जो पूंजीवाद होता है ये लाभ पर आधारित एक व्यवस्था होती है, जहाँ पर जो है कोई भी काम ये सोच के किया जाता है कि उस काम से हमें कोई प्रॉफिट होगा या नहीं। तो पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो लाभ पर आधारित एक व्यवस्था है। आगे मैंने बताया कि आगे फिर कभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो विशाल पूंजी का जो निर्माण है ये भी एक बड़ी वजह थी। ठीक, ये कि वो आधुनिक काल में प्रवेश कर गया, पूंजीवादी युग में प्रवेश कर गया। अब है पुनर्जागरण और प्रबोधन, इसका प्रभाव। ठीक, तो पुनर्जागरण जो है और प्रबोधन ने इन्होंने जो है लोगों में जो है वैज्ञानिक मानसिकता का विकास किया। लोगों की वैज्ञानिक मानसिकता का जो है इन्होंने लोगों में प्रसार किया।